आमसिफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम इन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में 2024 तक वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर लेंगे। ऐसा कोई आपकी इच्छा है? नहीं, मुझे ये दुख लगता है कि मैंने मायावती के साथ मेरे मतभेद हुए, लेकिन ना मतभेदों को मैंने सार्वजनिक किया या मन से रखा। मैं आज भी कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितने भी बाकी लोग चले जाए, ठीक है, मायावती के साथ मतभेद होना एक अलग है और एनालिसिस करना एक अलग है। एनालिसिस में आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट माइंड चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट माइंड होने के कारण मैं कहता हूँ कि मायावती की गलतियाँ है, लेकिन भी आज भी वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नेता है। लेकिन जब वामन मेश्राम जी ऐसे कहते तो वामन मेश्राम जी के बयान कितने आए और गए। उन्होंने कितनी बार कहा कि मेरे पास इतना कैडर है, इतना कैडर है, इतनी संख्या है, वो है, हम ये साल में ये करेंगे। उन्होंने 2 साल पहले ये कहा था कि मेरे 1 लाख वो ईवीएम की मशीनें तोड़ेंगे। कुछ नहीं हुआ ना। तो इसलिए अरविंद मेश्राम जी के वामन मेश्राम जी के इस बयान को हम लोगों ने इग्नोर करना चाहिए। उन्होंने कह दिया, वो हो जाने, हमने उनको भी ज़्यादा पब्लिसिटी देने की ज़रूरत नहीं है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हमारे साथ है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश माने जी, और आज इनसे हम बातचीत करने वाले। बता दें कि एडवोकेट सुरेश माने लगातार संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर जिला वाइज जो है वो संविधान परिषद ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी सर कि पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपके पास भी समय की कमी है ये भी हमें पता चला है। तो जय भीम सर। जय भीम। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आप पूरे जिला वाइज जो है संविधान परिषद ले रहे हैं, तो क्या इसका मकसद है और क्यों आप इस प्रकार से जो है ये कह सकते हैं कि जन जागृति फैला रहे हैं, क्या मकसद है? ये जन जागृति तो फैला रहे हैं, लेकिन एक बदलाव का आंदोलन जो होता है उसको गतिमान भी होना आवश्यक होता है। इसलिए संविधान परिषदों का मकसद 2-3 बिंदुओं को सामने रख के है। एक तो एक तरफ आज़ादी के 75 साल हो गए, इसका लेखा जोखा होना चाहिए, और इस आज़ादी के 75 साल में जो बहुजन समाज तबका है, जो 85-90% तबका है, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी कल्चरल, जिस भी जो प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका भी लेखा जोखा देश के सामने आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रजातंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि का एक अहम योगदान है। भारतीय संविधान के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। तो लगभग 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 84 शेड्यूल कास्ट के, 47 शेड्यूल ट्राइब के, ये आज के वर्तमान लोकसभा में है। ओबीसी के लिए तो कोई आरक्षण तो नहीं है, लेकिन ओबीसी से बिलोंग करने वाले या ओबीसी समझकर वोट लेने वाले लगभग 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये 137, 131, ये यही लगभग 265 से ज़्यादा होते हैं। तो ये इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद भारतीय संसद में चाहे एससी एसटी की हो या ओबीसी की, आवाज़ क्यों नहीं आती? चाहे फिर ओबीसी की जनगणना का मामला हो, शेड्यूल कास्ट का बजटरी अलोकेशन का मामला हो, या एससी एसटी के जो रिपोर्ट आते हैं कमीशन के धारा 338 के तहत, उसके बारे में संविधान कहता है कि राष्ट्रपति वो रिपोर्ट सरकार को भेजेगा, सरकार वो पार्लियामेंट के अंदर रखेगी। तो पिछले 10 साल में तो कोई रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। अन्याय अत्याचार तो बहुत एक अलग बात है, विकास की बातें तो अलग बात है, लेकिन जो संविधान में दायित्व सरकार के ऊपर जो निश्चित किया है, अगर वह सरकार नहीं निभाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सरकार तो निश्चित रूप से जिम्मेदार है, लेकिन उस सरकार में जो एससी एसटी ओबीसी के नुमाइंदे जो बैठे हैं, चाहे वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से हो या अनरिजर्व से हो, तो वो भी उतने जिम्मेदार है। और इसीलिए इन संविधान परिषदों की आवाज़ ये है कि भाई आपको बड़ी मुश्किल से संघर्ष से बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, संविधान के रूप में सबको दिया है, और ये वोट के अधिकार के तहत ही इस देश में राजनीतिक बदलाव आएगा, और राजनीतिक बदलाव के तहत एक सामाजिक और आर्थिक समता प्रस्तापित होगी। ये जो बाबा साहब की सोच है, उसको अगर वास्तव रूप में देना है तो वोट के हथियार का इस्तेमाल सही तरह से होना चाहिए, और गलत नेता, गलत पार्टी, गलत संगठन,
इनको पैदा करना लगभग एक जुर्म जैसा है। तो सर आप एक समीक्षा कर रहे हैं आज़ादी की और साथ साथ बहुजन समाज को क्या मिला क्या नहीं मिला तमाम जो लेखा जोखा हिसाब किताब कर रहे हैं ये कह सकते हैं हम। सर आप जो है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके पहले आप बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं महाराष्ट्र। आप भी रहिए जी जी बिल्कुल। तो सर जो अभी महाराष्ट्र के अंदर जो हम राजनीतिक परिवेश जो देख रहे हैं तो इसमें फुले शाहू अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में आज भी मैं कहता हूँ चलो बीएसपी की सत्ता नहीं है, एमपी एमएलए नहीं है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल फोर्स है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जो भारत के राज्य है वो लगभग एक वैक्यूम की तरफ बढ़ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, या पहले बीएसपी का जो वोट था वो वोट बैंक खिसक कर कहीं और जाने लगा, ये दूसरी वास्तविक परिस्थिति है। चाहे मॉडल के तौर पे आप दिल्ली स्टेट ले ले या पंजाब ले ले। रही महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र में फुले शाहू नाम के ऊपर, बाबा साहब के नाम पर एक सोशल फोर्स काम करता है, पॉलिटिकल फोर्स काम नहीं करता है, इसको मैं मानता ही नहीं। जो भी है वो सोशल फोर्स है, और सोशल फोर्स जैसे दीक्षा भूमि में कोई बुलाता नहीं है, लाखों लोग पहुंच जाते हैं 6 दिसंबर। वो जो एक प्रेशर फैक्टर है वो फुले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन का प्रेशर फैक्टर महाराष्ट्र में काम करता है, और उस प्रेशर फैक्टर के आगे सत्ता में कोई भी महाराष्ट्र में बैठा उसको झुकना पड़ता है। अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स जो है सफल नहीं हो पाएगी महाराष्ट्र में? नहीं, सफल हो नहीं पाएगी नहीं, वर्तमान में वो लगभग अस्तित्व ना के बराबर है। सफल हो सकती है, उसका एक बखूबी के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एक मौका आया था, जैसे 2019 के समय लोकसभा में आया था, विधानसभा में आया था, कुछ गलत नेताओं के कारण और उनके गलत नीति के कारण वो हाथ से गवाया है। मैंने उनको भी समझाने की ये कोशिश की थी कि आप भी महाराष्ट्र के कांशीराम के नीतिकार जैसे बन सकते हो, मौका अच्छा है। लेकिन महाराष्ट्र के अम्बेडकरी आंदोलन के लगभग मेजॉरिटी नेता ब्राह्मणवाद के शिकार है, ब्राह्मणवाद के हाथ में खेलते हैं, और इसलिए वो इंडिपेंडेंटली बाबा साहब की राजनीतिक सोच चलाने में असफल है। ये मेरा सीधा सीधा आरोप ही नहीं तो तर्क के साथ और आंकड़ों के साथ सत्य परिस्थिति है। सर एक और सवाल मैं जानना चाहूँगी कि आप फिलहाल जो है 22 प्रतिज्ञा जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है। 22 प्रतिज्ञा को लेकर दिल्ली में जो हुआ जिसमें कि राजेंद्र पाल गौतम को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो इसको आप एक संविधान तज्ञ होने के नाते कैसे देखते हैं कि एक धार्मिक आज़ादी पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है या फिर बोलने की आज़ादी या हमारी सोच पर लगाम लगाई जा रही है? एक तो दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर एडवोकेट गौतम जी, इनका सभी लोगों ने अभिनंदन करना चाहिए, बधाई देना चाहिए कि उन्होंने करेज दिखाकर इस्तीफा दिया, कोई समझौता नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, जिस दिन वो घटना घटी उसी दिन मैं राजस्थान में था, और राजस्थान से ही मैंने बयान दिया था कि राजेंद्र पाल गौतम जी को क्या करना है, वो उनकी संविधान की खुल की आज़ादी है, और वो किसी को ना ठेस पहुंचा रहे ना किसी को ईजा पहुंचा रहे। जब तक मेरी इंडिविजुअल आज़ादी किसी को तकलीफ नहीं देती, आज़ादी या ठेस नहीं पहुंचाती, तब तक मुझे वो अधिकार है। और भारतीय संविधान ने हर व्यक्ति को अपनी धर्म की आस्था, उसके ऊपर विश्वास और उसका पालन, ये संविधान में आज़ादी दी है, उसका वो पालन कर रहे हैं। तो उसमें किसी को तकलीफ होने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं। लेकिन उंगली क्यों उठी? ये भावना दुखाने का मामला हमेशा खड़ा हो जाता है। नहीं, भावना की कोई जगह नहीं। हर कोई कहेगा मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, लेकिन यहाँ हमारी भी अपनी भावना है ना, उसका भी ख्याल कोई रखता है क्या? तो मैं किसी और की भावना का ध्यान रखूँगा। मामला ये है कि बुद्धिज़्म की 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दी, वो ब्राह्मणवाद के पिलर को ध्वस्त करती है। वो ब्राह्मणवाद का लगभग पाखंड नकार देती है, धुतकार देती है। इसलिए वो बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल ब्राह्मणवाद को आज भी तकलीफ वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम तो बहाना है, निशाना तो असली वो 22 प्रतिज्ञा के ऊपर है। तो 22 प्रतिज्ञा को सीधा वो चोट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वो मिनिस्टर को चोट पहुंचा रहे।
लेकिन इसीलिए क्योंकि आरएसएस का एक पुराना षड्यंत्र है कि ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दीक्षा ऊपर भूमि के ऊपर दी ही नहीं थी, इस तरह का एक प्रचार आरएसएस वही दिन से करता है और आरएसएस का अपना एक मैकेनिज्म है। इसलिए 22 प्रतिज्ञा इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के सामने बड़ी रूप में आई, उसका हमने स्वागत करना। अरविंद केजरीवाल को आरएसएस के साथ जोड़कर देख रहे हैं। मैंने शुरू में जब केजरीवाल जी जब आए थे उनके ऊपर एक हिंदी में लेख लिखा था और उस लेख में मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो उनके साथ जुड़ी है, जनसंघ के साथ उनके परिवार की जुड़ी है। उनका एक सोशल मीडिया पे बयान भी उपलब्ध होगा कि मैं पैदाइशी जनसंघी हूँ। फिर आरक्षण का जब आंदोलन जेएनयू में दिल्ली में खड़ा हुआ तो फिर ट्रेनिंग देने वाले ये केजरीवाल रहे। और केजरीवाल को तो पूरे भारतवर्ष में आरएसएस की बी टीम भी तो कहा जाता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, बिना जले कोई धुआं थोड़ा आएगा, तो वो सीधा सीधा इशारा है। लेकिन आज कोई पूरा हमाम में है, कोई आधा है, जो आधा है वो कल पता चलेगा। सर एक आखिरी सवाल है, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम इन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में 2024 तक वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर लेंगे। ऐसा कोई आपकी इच्छा है? नहीं, मुझे ये दुख लगता है कि मैंने मायावती के साथ मेरे मतभेद हुए, लेकिन ना मतभेदों को मैंने सार्वजनिक किया या मन से रखा। मैं आज भी कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितने भी बाकी लोग चले जाए, ठीक है, मायावती के साथ मतभेद होना एक अलग है और एनालिसिस करना एक अलग है। एनालिसिस में आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट माइंड चाहिए। और वो इंडिपेंडेंट माइंड होने के कारण मैं कहता हूँ कि मायावती की गलतियाँ है, लेकिन भी आज भी वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नेता है। लेकिन जब वामन मेश्राम जी ऐसे कहते तो वामन मेश्राम जी के बयान कितने आए और गए। उन्होंने कितनी बार कहा कि मेरे पास इतना कैडर है, इतना कैडर है, इतनी संख्या है, वो है, हम ये साल में ये करेंगे। उन्होंने 2 साल पहले ये कहा था कि मेरे 1 लाख वो ईवीएम की मशीनें तोड़ेंगे, कुछ नहीं हुआ ना। तो इसलिए अरविंद मेश्राम जी के वामन मेश्राम जी के इस बयान को हम लोगों ने इग्नोर करना चाहिए। उन्होंने कह दिया, वो हो जाने, हमने उनको भी ज़्यादा पब्लिसिटी देने की ज़रूरत नहीं है। सर संविधान परिषद के माध्यम से क्या बताएंगे इस देश के SC ST OBC और बहुजन समाज के तमाम लोग? मैंने जैसे अपने संबोधन भी कहा कि भाई व्यवस्था एक अपनी जगह है, लेकिन शासन व्यवस्था दूसरी है। और व्यवस्था बदलने के लिए शासन व्यवस्था एक बहुत बड़ा हथियार है। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, हम कोई और सिस्टम में नहीं है। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा हथियार है वो वोट का अधिकार, जो बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से दिया है। देते वक्त बाबा साहब ने हमसे कुछ अपेक्षा रखी है, उसी वोट के सहारे हम राजकीय बदलाव करेंगे, हुक्मरान बनेंगे और उस माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र मजबूत करेंगे। ये बाबा साहब की धारणा है। तो उसी धारणा को लेकर हमने आने वाले भविष्य में वोट के इस्तेमाल से लेकर अपने नेता चुनने तक ईमानदारी के साथ बाबा साहब की बात स्वीकार करके चलने की जरूरत है। यही संदेश है ये इन संविधान परिषदों का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व महासचिव और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश माने सर, जिनके साथ जो बातचीत हुई उस बातचीत को लेकर आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, उनका जो संविधान परिषद चल रहा है उसकी मंशा आपको हमने बता दिए है, उनका क्या मकसद है, उसको लेकर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।